डियर स्टूडेंट, एसपीपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर कुमार आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का क्लास लेकर उपस्थित हूं, जिसके तहत आज हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को सत्यापित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने जो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रमेय को। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को क्या करे, समानुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की बात। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज खींचते हैं, और त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से मिलकर के बना हुआ एक आकृति होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक त्रिभुज खींच लिया, और जब त्रिभुज खींच लिए तो इसका नाम भी दे देते हैं। तो चलिए इसका नाम हमने रखा ABC। आप लोग शुरू से ही सबसे पहले क्या नाम रखते हैं? ABC। और चूंकि ABC यहीं से शुरुआत होती है अल्फाबेट की, तो इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ABC। बहुत। अब चलिए, अब क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के, अब क्या है, कोई एक अलग रेखा है जो इस त्रिभुज की क्या करें जी, दो भुजा को, तो चलिए ये एक रेखा हो गई, ठीक है ना। इसका भी नाम रख देते हैं PQ। तो चलिए ये PQ रेखाखंड जो है ये क्या कर रही है, इस त्रिभुज के दो भुजा को, कौन सी दो भुजा, तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर, यानी कि इसको इस प्रकार से इसको काट रही है, इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद कर रही है कि ये रेखा क्या हो जाते हैं, समान अनुपात हो जाते हैं। यानी कि AP बट्टा BP का जो रेशियो अनुपात होगा वही AP बट्टा BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ बट्टा CQ। चलिए कहता है यदि ऐसा है तो ये PQ रेखा जो है वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा, चूंकि इस त्रिभुज के दो भुजा को काट रही है तो तीसरी भुजा कौन होगी, ये BC। तो इस BC के क्या हो जाएगी, ये समानांतर होगी। तो यानी कि PQ जो होगा वो BC के समानांतर हो जाएगा, यानी कि PQ समानांतर BC। तो चलिए हम जो है हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करने का कोशिश करते हैं, और हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो अब आप जानते हैं जब भी हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हमें मुख्यतः चार चरणों से गुजरना पड़ता है, और किसी किसी प्रमेय में तीन चरण से। तो जानते हो कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है दिया है, यानी कि क्या गिवन डेट है, हमें क्या बताया गया है। दूसरा पूछ क्या रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो होता है हमारा क्या होता है जी, कथन। दूसरा सिद्ध करना है। तो चलिए तो इसके दो चरण, एक हो गया दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, यानी कि क्या दिया गया है और क्या हमको साबित करना है। और प्रमाण, और यदि प्रमाण देने के लिए साबित करने के लिए हमें गिवन डेट जो है वो पूरा नहीं है, जितना चीज़ दिया गया है उससे हम यदि साबित नहीं कर सकते हैं तो हमें जो दिया गया उसमें कुछ विशेष रचना करने की जरूरत होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, रचना। जैसे कि मान लीजिए आपको घर में खाना बनाने के लिए कुछ बना करके लाने के लिए कहा गया है, और जो बना करके लाने के लिए कहा गया है उसके लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए जितनी भी सारी चीज़ों को आपको लगता है जो नीड्स हैं वो सारी चीज़ आपको नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया वो तो ठीक है, जो नहीं दिया गया उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। तो वहीं पर हमको जो गिवन डेट है उतना चीज़ से यदि हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। और अभी जो हम साबित करेंगे इसमें भी रचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको हमारा जो पहला काम है वो क्या लिखना है जी, गिवन डेट। तो दिया है, तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। दिया है, और हम आपको बता दें ये दिया है जो हम लिखते हैं वो जो रहता है ना उसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख देते हैं। ये पहले भाषा में रहता है, और भाषा को क्या करना पड़ता है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। हमको जो बताया गया रहता है इसी स्टेटमेंट से लिखते हैं। तो क्या है जी, कथन है यहाँ पर, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करे, समानुपात में विभाजित करे। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है जी, त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, त्रिभुज की। यानी कि एक त्रिभुज है, और जो भी त्रिभुज है हमने क्या किया है, उसका नाम रख दिया है। चलिए हम थोड़ा अच्छे से त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले
तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं ABC। चलिए हमारा ये ABC क्या हो गया जी, एक त्रिभुज हो गया। अब क्या कर रहा है, एक रेखा है जो क्या कर रही है, इसके दो भुजा को काट रही है। तो चलिए हम एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा का भी नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रख दे, PQ। तो चलिए ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया, जिसे जो एक रेखा है, कौन सी रेखा है, PQ, जो इसको काट रहा है, AB और AC को नहीं, और AB और AC को कहाँ पर काट रहा है, तो AB को P पर और AC को Q बिंदु पर काट रही है। और इस प्रकार से काट रहे हैं कि जो AP बट्टा BP का रेशियो, AP बट्टा BP इक्वल टू AQ बट्टा CQ, दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो चलिए दिया है, हम लिखते हैं, क्या दिया है जी, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ये कह रहा ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की बात हो रही है तो हमने लिखा ABC एक त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का हमने नाम रखा है ABC। तो ABC एक त्रिभुज है जिसके, ये PQ रेखा किसको किसको काट रहा है जी, तो AB और AC को, जिसके AB और AC, जिसके AB और AC भुजाएं को कौन सी रेखा, PQ रेखा क्रमशः, जिसके AB और AC भुजाएं को PQ रेखा क्रमशः इस प्रकार काटती हैं कि, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजाएं को PQ रेखा क्रमशः किस बिंदु पर जी, तो क्रमशः P और Q पर, किस पर, P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP बट्टा BP, यानी कि AP बट्टा BP जो होगा वो AQ बट्टा CQ। चलिए ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजा को PQ रेखा क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AB बट्टा BP इक्वल टू AQ बट्टा CQ है। चलिए ये दिया गया हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या लिखना है जी, पहला था हमारा गिवन दैट, जो कि हमने लिख दिया। अब जो कहता है हमको सिद्ध करने के लिए, वही सिद्ध करना में लिखना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समानुपात में विभाजित करे तो क्या होगी, वो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, जो ये PQ रेखा जो है AB और AC को तो काट रही है, तो दो रेखा को काट रही है, तो बाकी जो बचा वो तीसरा, तो तीसरा कौन सा है, ये BC, यानी कि ये BC के समानांतर हो जाएगा। कौन समानांतर हो जाएगा, तो ये PQ, तो PQ समानांतर BC सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना हो गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और इसको सिद्ध करने के लिए हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो पहला थेल्स प्रमेय का जो सलोम जो हम पढ़े थे, थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय को हम एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स प्रमेय को किस नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और चूंकि हम विलोम पढ़ रहे हैं तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ। तो जैसे हम उसमें हम साबित किए थे वैसे ही इसमें भी साबित करें, वही कंस्ट्रक्शन हमको करना है। और यदि आप हमारा थेल्स प्रमेय का जो थेल्स प्रमेय का जो वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको जब आप देख लेंगे ना तो इसे काफ़ी आसानी तरीके से एकदम लॉलीपॉप की तरह समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वैसे
वैसे भी आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और जब आप उसको देख करके आएंगे ना, तो इसके समझने में आपको कुछ भी, सिर्फ आप देख लेंगे और आप सीधे आपके दिमाग में ये सेट हो जाने वाला है। यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो चलिए, हमें रचना करना है, तो रचना हम क्या करें, हम रचना करते हैं। ये P जो है ना जी, P बिंदु से एक लंब डाल देते हैं। किस पे? तो AC रेखा पर। तो चलिए, AC रेखा पर हमने P बिंदु से क्या किया, लंब डाल दिया। और Q बिंदु से भी लंब डाल देते हैं। चलिए, Q बिंदु से भी हमने लंब डाल दिया। जब लंब डाल दिया तो इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया M और ये हो गया N। चलिए, इसके बाद कुछ और कंस्ट्रक्शन करने की हमें जो आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं, ये B जो है ना जी, B को Q से मिलाते हैं। किससे? Q से। B को Q से मिला देते हैं। और ये P बिंदु जो है ना जी, इसको C से मिलाते हैं। अब इसी को हमको रचना में लिख देना है, जो हमने किया है वही लिखना है। तो चलिए, रचना, क्या रचना किया है हमने, तो रचना हमने किया है P से। किससे जी? P बिंदु से। तो P बिंदु से हमने क्या किया है, PM लंब AC तथा Q से। किससे? P से PM लंब AC तथा Q से QN लंब AB डालना। चलिए, P से PM लंब AC तथा Q से QN लंब AB डाला। और क्या किया है जी, और P को क्या, सॉरी हाँ, चलिए P लिखते हैं। और P को C से तथा B को Q से मिलाया। अब देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं, आपने जो जो किया है ना वही लिखिए, जैसे लिखिए, जिस भाषा में लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, हमसे बेटर भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है इसके आधार पर प्रमाण देते हैं। और यदि आपने हमारा जो थेल्स प्रमेय का जो वीडियो था उसको देख लिए होंगे, तो प्रमाण तो आप वही देने वाले हैं जो हमने वहाँ पर प्रमाण दिया था, वही प्रमाण हम यहाँ पर भी देंगे। तो चलिए, प्रमाण। और प्रमाण के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। हमने जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा त्रिभुज बन गया। वैसे जब हमको दिया गया था उसके आधार पर भी कुछ त्रिभुज बन रहे थे। हमें क्या दिया गया था जी, ABC एक त्रिभुज, और बताया गया था जो एक रेखा है जिसका नाम हमने रख दिया PQ, ये इसको इस प्रकार से काट रहा है कि जो AB बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ के बराबर है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना वो ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? ऊपर वाला त्रिभुज। तो चलिए, प्रमाण त्रिभुज ऊपर में कौन सा त्रिभुज है जी, APQ। तो त्रिभुज APQ और कौन सा त्रिभुज APQ, और लेते हैं हमने जो एक कंस्ट्रक्शन किया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया है, P को C से मिला है। तो P को जब हमने C से मिलाया तो यहां पर एक त्रिभुज हमको मिला, कौन सा, BCP। कौन सा त्रिभुज मिला, BCP। तो हम वो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, सॉरी, BPC त्रिभुज तो हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं यहां पर BPQ त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, BPQ। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ में।
चलिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ में दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शेषम, यानी कि 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच लिख सकते हैं। अब चलिए 1/2 गुने बेस गुने हाइट। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज की बात करें? त्रिभुज APQ। तो चलिए एरिया त्रिभुज APQ, कौन सा जी? एरिया त्रिभुज APQ। तो एरिया त्रिभुज APQ, तो APQ तो 1/2 और बेस हम लेने वाले हैं AP ही। AP ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमको गिवन डेट है AP/BP, इसीलिए हम AP ही लेते हैं बेस। तो चलिए 1/2 गुने बेस हमारा AP, और AP पर लंब तो हमने पहले से डाल रखा है। क्या लंब डाले हैं? तो ये QN, कौन सा लंब डाले हैं? QN। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है अभी। कौन से? ये ऊपर में जो त्रिभुज है ना, उसकी बात हो रही है। और ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा हम ले रहे हैं? AP। और AP भुजा के लिए लंब कौन सा है जी? QN। तो 1/2 गुने AP गुने QN। तो चलिए ये हो गया। पुनः जो है हम एक और त्रिभुज लेंगे। वो कौन सा त्रिभुज लेंगे? वो तभी आपको हम बताए हैं। वो ले रहे हैं हम ये त्रिभुज, कौन सा? BPQ। तो चलिए देखिए त्रिभुज APQ और हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज BPQ। त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ। तो त्रिभुज BPQ, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने, इसके लिए इसका जो आधार ले रहे हैं हम वो BP ले रहे हैं, BP। तो BP के लिए लंब कौन सा हुआ? ये QN। शायद आपको इसको समझने में दिक्कत हो, जो सर QN कैसे लंब हो गया? क्योंकि कुछ बच्चे जो हमसे पूछे थे क्लास में, जो सर ये QN लंब कैसे हो गया? तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान पाड़िए। ये कौन सा ट्रायंगल है जी? ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अधिकोण त्रिभुज है। और अधिकोण त्रिभुज है तो जब हमको अधिकोण त्रिभुज मिलता है तो उसका लंब क्या करते हैं? उसका शीर्ष लंब हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये BC भुजा जो है इसको इसी सीधे में आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के हम ये A बिंदु से एक लंब डालते हैं जो यहाँ पर लंब बनता है। तो वही काम यहाँ पर भी है। मान लीजिए ये क्या है? एक अधिकोण त्रिभुज है जिसका लंब क्या है? QN। और चूंकि QN को तो हम लंब माने हैं, लंब खींचे हैं। तो चलिए तो 1/2 गुने BP गुने QN, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एरिया त्रिभुज APQ, कौन सा? एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज BPQ। एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज BPQ इक्वल टू, इसका क्या निकला जी? 1/2 गुने बेस क्या है इसका? AP, बेस ये AP और गुने शीर्ष लंब QN। चलिए 1/2 गुने AP बेस और QN शीर्ष लंब। चलिए इस त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज? BPQ। तो 1/2 गुने बेस क्या है? BP। ये क्यों लिए है? क्योंकि AP/BP हमको दिया गया था। क्या है जी? AP/BP हमें दिया गया है, इसीलिए हमने लिया AP/BP। और शीर्ष लंब तो सेम लेने वाला है QN, और इसीलिए लिए हैं जिससे कि कट जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो 1/2 से क्या हो जाएगा जी? 1/2 कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और QN से QN कैंसिल। तो बचा क्या? तो बच गया AP/BP। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, AP/BP इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब जो है हम अगेन त्रिभुज ऊपर वाला सेम लेते हैं, ऊपर वाला ही लेते हैं और दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है जी? पुनः
त्रिभुज ए पी क्यू। कौन सा त्रिभुज ए पी क्यू, ये ऊपर वाला है त्रिभुज, लेकिन इस बार दूसरे तरफ कर लेते हैं। और त्रिभुज पी सी क्यू में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज पी सी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज पी सी क्यू में, या सी पी क्यू जो भी लिखे। तो इसमें भी ये क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया त्रिभुज सी पी क्यू इक्वल टू ए पी क्यू के ताब। अब चलिए इस बार जो हम ले रहे हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में आपको हम समझाते हैं। देखिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ऊपर वाला हम ले रहे हैं ए पी क्यू, लेकिन इस बार लंब जो है हम चेंज कर रहे हैं। लंब इस बार हम ले रहे हैं ये पी एम, कौन सा लंब ले रहे हैं, पी एम। ए पी क्यू समानांतर हो गया, और त्रिभुज इस तरफ का भी त्रिभुज हम चेंज करके ये त्रिभुज लेंगे, यानी कि ये ऊपर वाला त्रिभुज और इस तरफ का त्रिभुज ले रहे हैं। तो एरिया त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज में 1/2। बेस भी इस बार जो हम बेस ले रहे हैं वो एक क्यू ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, एक क्यू बट्टा सी क्यू। तो बेस हम क्या ले रहे हैं, ए क्यू, और एक क्यू बेस जब ले रहे हैं तो इसके लिए शीर्षलंब कौन सा है जी, पी एम। कौन सा शीर्षलंब है, पी एम। और इसका 1/2 गुने बेस इसका ले रहे हैं सी क्यू, और सी क्यू बेस के लिए इसके लिए भी सेम शीर्षलंब है पी एम। अब देखिए पी एम से पी एम कैंसिल हो गया, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू ए क्यू बट्टा सी क्यू, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए ये तो ए पी बट्टा बी पी बराबर ए क्यू बट्टा सी क्यू हमको दिया गया था, ये दोनों क्या है, बराबर है। और जब ये दोनों बराबर हैं यानी कि इसका RHS सेट बराबर है, और जब RHS सेट बराबर है तो LHS तो ऑलरेडी बराबर होगा। तो इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, किससे जी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया त्रिभुज बी पी क्यू, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया त्रिभुज बी पी क्यू, ये इक्वल टू एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा एरिया त्रिभुज कौन सा है जी, सी पी क्यू, सी पी क्यू। एरिया त्रिभुज ए पी क्यू से एरिया त्रिभुज ए पी क्यू कैंसिल, इसीलिए एरिया त्रिभुज बी पी क्यू इक्वल टू एरिया त्रिभुज सी पी क्यू हो गया। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। आप थोड़ा सा 9th वाला प्रमेय जो पढ़े हैं ना उसको याद कीजिए। तो 9th में आपने क्या प्रमेय पढ़ा है, 9th में आपने प्रमेय पढ़ा है, कौन सा प्रमेय पढ़े हैं जी, तो 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए। 9th में आपने प्रमेय पढ़ा था जो यदि एक ही आधार और समान रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि एक ही आधार और समान रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए। तो एक ही आधार और समान रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो वो रेखा हो जाएगी समानांतर। यानी कि एक ही आधार और समान रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो वो रेखा क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। तो चलिए इस कंस्ट्रक्शन को मिटा लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है।
चलिए, तो यहाँ पर हम जो देखें, हमारा जो त्रिभुज जो है पी क्यू, कौन सा त्रिभुज? देखिए ये जो त्रिभुज है बी पी क्यू और कौन सा सी पी क्यू, ये त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू जो है उसके लिए आधार कौन सा है जी? एक ही आधार है पी क्यू। दोनों त्रिभुज बी पी क्यू, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ये जो है ना त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू क्या है? इसके आधार एक ही हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि त्रिभुज बी पी क्यू, चूंकि त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी, चूंकि त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू एक ही आधार, चूंकि त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू एक ही आधार, एक ही आधार कौन सा है जी? पी क्यू और पी क्यू तथा बी सी रेखा के बीच स्थित है। देखिए त्रिभुज बी पी क्यू, कौन सा त्रिभुज? बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू एक ही आधार पी क्यू और पी क्यू तथा बी सी रेखा के बीच में स्थित है, और एक ही आधार और समान रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समूह। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो जिस रेखा के बीच में वो त्रिभुज दोनों लाई करता है स्थित है, वो रेखा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। तो ये किसके बीच में स्थित है जी? पी क्यू और बी सी के। तो इसीलिए पी क्यू समानांतर बी सी, और यही तो हमको साबित करना था, जो हो गया प्रूव्ड। चलिए, अब कुछ बच्चे कमेंट किए थे जो सर यहाँ पर हम जानते हैं लिखा होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है जो आप लिखे हैं यहाँ पर हम जानते हैं। आपको जो भी याद है आप इसको साबित कर रहे हैं, इसके साबित करने के लिए आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है आप अपनी भाषा में, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में भी लिखा जाता है जो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो आप इसको अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। मेन होता है जो आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको कैसे साबित करना है। और अब जब आप साबित करना जान जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है हमने जो लिखा है कहाँ पर लिखे हैं, ABC लिखा हुआ है जिसके लिखे हैं तो जिसके ही लिखना है। आप अपने लैंग्वेज में लिखिए ना, आपका जो लैंग्वेज है जिस तरीके से आप लिखते हैं तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रटिए नहीं, इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना ये जरूरी नहीं जो हम जानते हैं कि हाँ लिख दिए और अच्छी बात है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक बार हम फिर से समझते हैं। हमें थेल्स प्रमेय कोई विलोम को आज हम लोग साबित करेंगे, कौन सा? थेल्स प्रमेय के विलोम को, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम को। और ये प्रमेय क्या कहता है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समानुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। यानी कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा उसके दो भुजा को क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित करेगा तो वो रेखा क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। तो चलिए इसके आधार पर हमने लिखा, हमें क्या दिया है जी? यदि कोई रेखा, कथन लिखना है, कथन का मतलब दिया है हम वही लिखते हैं, जो क्वेश्चन रहता है उसको मैथमेटिक्स के गणित की भाषा में लिखते हैं। तो क्या था जी? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो हमने लिखा ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजा को, जिसके किस भुजा को? AB और AC, ये AB भुजा है ना, और AC भुजा को, जिसके AB और AC भुजाएं को ये PQ रेखा जो है क्रमशः, देखिए पहले AB तो AB को P, फिर बाद में क्या है? AC, तो AC को Q बिंदु पर काटती है, लेकिन Q बिंदु पर इस प्रकार काटती हैं कि देखिए Q बिंदु पर काटते हैं लेकिन एक विशेष कंडीशन के साथ काटती हैं। तो वो विशेष कंडीशन क्या है जी? तो विशेष कंडीशन के साथ इस प्रकार काटते हैं कि AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ हो, यानी कि इस प्रकार से काटे हैं जो जिसे क्या हो रहा है जी? AP बट्टा BP इक्वल टू AQ बट्टा CQ। इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहा गया। थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा था?
जो रेखा समानांतर थी तो भुजा समानुपाती सिद्ध करना था, और यहाँ पर क्या है जी, भुजा समानुपाती दिया हुआ है, आपको रेखा समानांतर सिद्ध किया है। और जैसे ही आपको मिले ना जब जो समानांतर होती है सिद्ध किए, वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, जब पूछे जो समानांतर होती है तो आप समझ जाइए ये थेल्स प्रमेय का विलोम ही हमें पूछा जा रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जो विलोम का क्या हुआ और सलोम क्या हुआ। तो सलोम में क्या है, आपको सलोम को आप समझिए, उसमें क्या होता है, यदि कोई किसी त्रिभुज के एक भुजा का समानांतर, उसमें पहले आपको समानांतर दिया जाता है, इसमें क्या है बाद में। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है प्रमेय को, थेल्स प्रमेय को लिख करके इसे सत्यापित कीजिए। तो आपको प्रमेय को, ये प्रमेय याद भी होना चाहिए, यानी कि आप इसको समझ लीजिए, इस प्रकार से समझ लीजिए जो ये आपको पता रहना चाहिए प्रमेय कौन सा है। चलिए सिद्ध क्या करना था जी, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए, यानी कि पी क्यू समानांतर BC। और इसके लिए हमें कुछ रचना करने की जरूरत पड़ी, तो हमने रचना क्या किया, P से PM लंब AC तथा Q से QN लंब AB डाला, और P को C से तथा B को Q से मिला दिया। चलिए इसके लिए हमने क्या किया, त्रिभुज APQ को क्या कीजिए, सबसे पहले त्रिभुज APQ लिए। कौन सा त्रिभुज, APQ। और त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ लिए, और दोनों का हमने एरिया निकाल करके तुलना की। तो त्रिभुज APQ, त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, और आधार हमने लिया, चूंकि हमें AP दिया हुआ था तो इसीलिए हमने आधार कौन सा लिया, AP। और AP भुजा आपको AP आधार पर कौन सा शीर्षलंब था, QN। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 1/2 गुने AP गुने QN। फिर इसके लिए हमने आधार क्या लिया, BP। तो BP आधार के लिए शीर्षलंब कौन सा हमारा, QN। तो 1/2 गुने BP गुने QN, QN से QN कैंसिल हो गया, और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या, AP बट्टा BP, जिसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लिए। पुनः त्रिभुज हम आए APQ। कौन सा त्रिभुज, APQ, ऊपर वाला है त्रिभुज, और इस तरफ दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये CPQ। कौन सा त्रिभुज, CPQ में आए। तो इसमें क्या, तो एक त्रिभुज APQ का वही, इस बार हम आधार क्या किए, दूसरा ले लिए। कौन सा आधार ले लिए, AQ ले लिए। जब हम AQ आधार ले तो AQ आधार पर कौन सा शीर्षलंब है जी, तो AQ आधार पर शीर्षलंब है PM। तो इसीलिए शीर्षलंब कौन सा हो गया, PM। तो 1/2 गुने AQ गुने PM। फिर दूसरा त्रिभुज CPQ में, कौन सा त्रिभुज, CPQ में। तो त्रिभुज CPQ में आधार हमने लिया कौन सा, CQ। तो इसके लिए शीर्षलंब क्या है, PM। तो PM से PM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AQ बट्टा CQ। इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, चूंकि हमको बताया गया था, हमें दिया गया था जो AP बट्टा BP जो है वो AQ बट्टा CQ के क्या है जी, बराबर है। तो जब AP बट्टा BP क्या है, AQ बट्टा CQ के बराबर है, तो इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज BPQ बराबर एरिया त्रिभुज APQ बट्टा एरिया त्रिभुज CPQ। तो APQ से APQ कैंसिल, तो इसीलिए एरिया त्रिभुज BPQ जो होगा एरिया त्रिभुज CPQ के बराबर हो गया। अब देखिए, हम जानते थे जो एक ही आधार और समान, एक ही आधार, जब आधार क्या हो, एक ही हो और समान रेखा हो, एक ही आधार और समान रेखा के बीच में जो त्रिभुज स्थित होता है उसका यदि क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो वो दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। और चूंकि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है दोनों का, इसके PQ और BC रेखा के बीच में जो स्थित है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BPQ और CPQ, इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और आधार भी एक ही है, कौन सा, PQ। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये PQ रेखा जो होगा वो तीसरी भुजा जो है इसकी BC है उसके समानांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने थेल्स प्रमेय के विलोम को साबित कर लिया। चलिए इसको हम एक और तरीका से साबित करते हैं। ये नहीं आप समझिए जो इसके बाद वो भी लिखना जरूरी है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक और आसान तरीका से साबित करते हैं। इस तरीका से हमने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि पहला प्रमेय जो था हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, तो उसमें हमने इसी मेथड का यूज किया था। तो दोनों में आपका मेथड चेंज नहीं हो जाए बार बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रटने लगते हैं, उनको जल्दी से समझ में नहीं आता है मैथमेटिक्स। अब क्यों नहीं समझ में आता है ये तो अलग बात है। तो जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं और जिनको रटने की आवश्यकता है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हमने क्या किया, एक ही तरीका से सॉल्व किया। लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो इसको हम एक और बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रहे हैं।
चलिए, उसके लिए हमें रचना भी बहुत कम करना पड़ेगा और बहुत ही छोटा सा प्रमाण होगा। चलिए, तो इसको हम साबित करते हैं। इसको दूसरे तरीका से फटाफट साबित कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में। चलिए, गिवन एंड दैट तो सेम रहने वाला है जो दिया गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजाएं, ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजाएं को PQ रेखा क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा CQ। चलिए, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं आपको। चलिए, ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजाएं को PQ रेखा क्रमशः, चलिए पहले तो फिगर बना लेते हैं, नहीं तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा जी। और इसी के आधार पर हमको फिगर बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए, ABC हमारा त्रिभुज हो गया, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि गिवन डेट हम सेम रखने वाले हैं। ABC और ये क्या है जी, PQ क्या रखे हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसके AB और AC भुजाएं को PQ रेखा, तो चलिए इसका भी नाम सेम रखते हैं, PQ रेखा क्रमशः AB और AC भुजाएं को PQ रेखा क्रमशः किस बिंदु पर जी, P और Q बिंदु पर। किस पर जी, P और Q बिंदु पर इस प्रकार काटती हैं कि एक विशेष कंडीशन के साथ में काटते हैं। इस प्रकार से काटते हैं कि AP बट्टा BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ बट्टा CQ। सिद्ध क्या करना हमको जी, PQ समानांतर BC, यानी कि ये PQ रेखा जो है ना, ये PQ समानांतर है किसके, BC के। इसके लिए रचना जो है हम क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा रचना हम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, P बिंदु से P बिंदु से AC पर Q के एक अतिरिक्त बिंदु ले लेते हैं R, और मान लेते हैं जो ये PR रेखा जो है वो BC के समानांतर है। तो चलिए, लिखते हैं P से, कहाँ से जी, तो P से PR समानांतर खींच सकते हैं। तो P से PR समानांतर BC एक रेखा खींचा। ये P बिंदु से PR समानांतर BC एक रेखा खींचा जो AC भुजा से R बिंदु पर मिलती हैं, और R जो है AC पर, R जो है AC पर Q के अतिरिक्त एक बिंदु है। P से PR समानांतर BC एक रेखा खींचा जो AC भुजा से R बिंदु पर मिलती है, और R जो है AC पर Q के अतिरिक्त एक बिंदु है। बहुत लंबा हो गया, आप इतना नहीं भी लिख सकते हैं, आप इतना ही लिखिए, P से PR समानांतर BC एक रेखा खींचा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। P से PR समानांतर BC एक रेखा
खींचा, इतना भी लिख दिया हो गया। पी से पी आर समानांतर बी से एक रेखा खींचा, वो तो मिल ही रही है। ए सी से आर बिंदु पर और क्यू के एक अतिरिक्त बिंदु है। चलिए ठीक है, अब जो है इसके आधार पर हम प्रमाण देते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो गिवन डेटा है ना जी, ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा सी क्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, पी से पी आर समानांतर बी से एक रेखा खींचा हमने, तो चूंकि रचना हमने क्या किया है, रचना से क्या है जी, पी आर समानांतर बी सी, पी आर क्या है जी, बी सी के समानांतर है। और थेल्स प्रमेय तो आप पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजा को क्या करती है जी, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पी आर समानांतर बी सी है, तो ये क्या करेगी, इस त्रिभुज के जो बाकी जो बी सी के अतिरिक्त जो भुजा है उसको क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। और ये किसने बताया, तो ये हमें थेल्स प्रमेय बताती है। तो इसीलिए किस प्रमेय से जी, थेल्स प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलिए हम लिखते हैं शॉर्टकट में थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से जी, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि इस प्रमेय को थेल्स जी ने दिए थे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पी आर समानांतर बी सी है, इसीलिए ए पी बट्टा बी पी, ए पी बट्टा बी पी जो होगा वो ए आर बट्टा सी आर के बराबर हो जाएगा। ए पी बट्टा बी पी बराबर ए आर बट्टा सी आर। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लिए, इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड पर आप गौर कीजिए। इसका क्या है जी, इसके एलएचएस साइड में भी ए पी बट्टा बी पी है और इसके एलएचएस साइड में भी क्या है, ए पी बट्टा बी पी है। और जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ए क्यू बट्टा क्या, ए क्यू बट्टा सी क्यू, इसीलिए ए क्यू बट्टा सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर बट्टा सी आर। इसीलिए ए क्यू बट्टा सी क्यू बराबर ए आर बट्टा सी आर। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। ए क्यू बट्टा सी क्यू प्लस 1 इक्वल टू ए आर बट्टा सी आर प्लस 1। कहेंगे सर जी आप एक क्यों जोड़ दिए, तो हमने जो है इक्वेशन का रूल्स पढ़ा है, जो दोनों तरफ बराबर संख्याएं जोड़ सकते हैं, बराबर संख्या घटा सकते हैं और बराबर संख्या से गुना कर सकते हैं। लेकिन गुना करने में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है जी, जीरो से गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप जीरो से गुना कर दिए तो जानते ही हैं डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। और वो तो हमका इसीलिए कंडीशन लगा दिया है मैथमेटिशियन ने, जो जीरो से गुना नहीं करना है, बाकी किसी भी नंबर से हम उसको गुना कर सकते हैं। चलिए खैर ये अलग बात है, अभी हमको ज्यामिति पढ़ना है। तो ए क्यू बटा सी क्यू प्लस 1 और ए आर बटा सी आर प्लस 1 तो हम कर ही सकते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो आप इसके बटा में 1 डाल सकते हैं, तो इसके बटा में भी हम 1 डाल देते हैं। हमारा एलसीएम क्या हो जाता है जी, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, सी क्यू एलसीएम। तो ए क्यू और इसे डिवाइड करेंगे तो यही होगा, तो ए क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ए आर, इसका भी एलसीएम क्या होने वाला है, सी आर, तो ए आर प्लस सी आर। अब देखिए ए क्यू और सी क्यू क्या बना रहा है जी, ए क्यू और सी क्यू बड़ा भुजा कौन सा है, ए सी। तो ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, ए सी। तो ए सी बट्टा सी क्यू, ए सी बट्टा सी क्यू बराबर ए आर और सी आर। तो ए आर और सी आर क्या है, इक्वल टू क्या होगा, ए सी बट्टा सी आर। अब ए सी से ए सी कैंसिल, तो इसीलिए सी क्यू बराबर सी आर। अब ये सी क्यू क्या हो गया जी, सी आर के बराबर हो गया। ये सी क्यू और सी आर बराबर, देखिए एक ही रेखा है ए सी, इसी पे दो बिंदु हैं क्यू और आर, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, सी क्यू बराबर सी आर नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि ये बराबर है तो दो अलग बिंदु नहीं हो सकते हैं।
यदि सी क्यू और सी आर बराबर है तो क्या होगा जी, दो अलग बिंदु नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, एक ही बिंदु है। ये जो भी बिंदु है वो बिंदु क्या है, एक ही है। और जब ये बिंदु एक ही है तो हमारा ये पी आर रेखा भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। सॉरी, ये पी आर रेखा अलग नहीं होगा, यानी कि पी आर और पी क्यू क्या होगा, समानुपाती हो जाएंगे, संपाती, सॉरी, इसीलिए पी आर और सी क्यू पी क्यू क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। देखिए सी क्यू बराबर है सी आर का, सी क्यू क्या है, बराबर है सी आर का, इसीलिए ये पी क्यू रेखा जो है पी क्यू संपाती, इसीलिए पी क्यू संपाती, इसीलिए पी क्यू संपाती होगा पी आर के, इसलिए ये पी क्यू रेखा जो है ना संपाती होगा किसके जी, पी आर के। और जब पी क्यू संपाती हो गया पी आर का, यानी कि संपाती का मतलब हो गया ये पी क्यू रेखा है ना जी, इसी पर से पी आर रेखा जाता है। देखिए सी क्यू बराबर है सी आर के, इसीलिए पी क्यू संपाती होगा पी आर के, इसीलिए पी क्यू रेखा जो है ना वो क्या होगा, पी आर के संपाती हो जाए। और जब ये पी क्यू और पी आर एक ही रेखा है और ये पी आर क्या था जी, समानांतर था किसके, बीसी के, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए पी आर नहीं, चूंकि पी आर और ये पी क्यू क्या है, पी आर और पी क्यू संपाती हैं, यानी कि एक ही रेखा है, एक ही पर से दोनों जाते हैं। और चूंकि ये पी बिंदु से शुरुआत हुआ है और आर और क्यू बिंदु क्या है, एक ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू जो पी क्यू रेखा है वही क्या है, पी आर रेखा, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसीलिए पी क्यू समानांतर बी सी, चूंकि पी आर भी समानांतर है तो इसीलिए पी क्यू समानांतर बी सी प्रूव्ड। आई होप आपको ये जो हम सेकेंड तरीके से बताए हैं ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज का हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।